नमस्ते साथियों। मल के बारे में जब कोई बात करता है या फिर सामने हमारे कोई मल आ जाता है, ऐसा गाय का, भैंस का या किसी का भी, तो हम नाक निचोड़कर उससे दूर बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यही मल, जो जानवरों के कुछ एक मैं मल आगे बताऊंगा, ये जो मल है इनसे आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती हैं। इंसानी शरीर को ठीक करने में इनका गोबरों को सुखाकर या फिर इनको जलाकर और इनको औषधियों में प्रयोग किया जाता है इंसानी शरीर की बीमारियों को ठीक करने में। तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो गाय का गोबर है। वैसे सभी जानवरों का अलग अलग नाम दिया गया है जिनका मल, जैसे आप गाय का गोबर यानी कि गोबर जो पड़ा है नाम, वो गाय के ऊपर ही पड़ा है। उसके बाद भैंस का चौथ कह लेते हैं, इंसान को टट्टी के रूप में परिभाषित करते हैं। और हाथी का है, उसको पोथा के बारे में परिभाषित करते हैं। गधा घोड़ा है, उसको लीद। और जो बकरी है उसकी मिंगण या लेंडी बोलते हैं। इसी प्रकार चूहे की भी लेंडी बोलते हैं। और लगभग ऐसे छोटे जो जानवर हैं, छोटे जो पशु हैं, जो उनका सबका लेंडी नाम दिया गया है। तो ये सभी आप यदि कोई आयुर्वेदिक दवाई लेते हो तो इनमें बहुत सी दवाइयों में ये इनका सार तत्व होता है। तो आज हम गाय के गोबर के बारे में ही बात करते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तम यही प्रयोग किया जाता है। गाय के गोबर को, जैसे आप पुराने समय में देखते होंगे, हमारी माताएं मिट्टी लगाकर, मिट्टी और गाय का गोबर मिश्रण करके और घरों की पुताई करती थी। छप्पर होते थे, उनकी पुताई करती थी। तो आप देखते होंगे उसमें, यदि किसी ने अनुभव किया होगा, तो उसमें जैसे ही हम उसमें घुसते हैं लिपी हुई कुटड़िया में, तो उसमें ऑक्सीजन का स्तर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। उसना मतलब कि फेफड़े में खुल के हवा आती है और बड़ी महकी महकी सौंधी सौंधी खुशबू आती है, जिससे मन प्रसन्न हो जाता है। उसमें जैसे ही इंसान घुसता है तो अपने सब टेंशन, सब चीज़ें, व्याधियाँ, शरीर की गर्मी, तनाव, चिंता सब दूर हो जाती है उसमें बैठने मात्र से। तो गाय का गोबर इंसानी शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको जैसे जलाकर तरह तरह के पंचगव्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इसमें गोबर के कंडों को जलाकर और उसको चूर्ण बनाया जाता है। एक जैसे भस्म बोल सकते हैं, गाय के गोबर की भस्म। तो उससे हमारे पंचगव्य साथी क्या करते हैं कि ऐसा, मैं भी तैयार करता हूँ कभी कभी, तो ऐसा दंत मंजन तैयार करते हैं। उस दंत मंजन में फिटकरी या फिर सेंधा नमक मिलाकर और बहुत ही अच्छे तरीके से दंत मंजन बनता है। किसी भाई ने ये दंत मंजन यूज कर लिया तो वो ताउम्र इसकी ताजगी को नहीं भूलता। वो कोशिश करता है कि ये कहीं ना कहीं से मुझे मिल जाए। और ये करीब 15-20 परिवार ऐसे मेरे से जुड़े हुए हैं जिनके घर में ये हमेशा अवेलेबल होता है। और उनके दांतों में दर्द, उनके पायरिया या कुछ और कीड़ा वगैरह, मतलब कि वो सारी व्याधियाँ ये दूर करता है। अगर ये किसी के घर में चला गया, बच्चों ने ये कर लिया, तो बच्चों के दांत बड़े मजबूत होते हैं। पूरे परिवार के ही, मतलब कि मंजन जो भी वो कोलगेट वगैरह करते हैं, सब उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि, और इसके बारे में विस्तृत बात हम फिर बताएंगे। आज फ़िलहाल गाय के गोबर की बात हो रही है। और इसके अलावा हम इसकी भस्म से कुछ ऐसे, ऑक्सीजन लेवल किसी का कम हो जाता है शरीर में, तो उसको भी हम 1-2 चुटकी पानी में डालकर और इस भस्म को हम वो पानी पिलाने के लिए देते हैं। गैस के लिए, कब्ज़ के लिए भी वो देते हैं, तो उससे भी इंसान को राहत मिलती है। इसके अलावा हम इस प्रकार के जो साबुन होते हैं, जो पंचगव्य साबुन है, इसमें भी गौ माता के 5 उत्पाद लेकर और उसका हम साबुन बनाते हैं। और ये साबुन भी लगभग मेरे बहुत से जो आयुर्वेद के चाहने वाले लोग हैं, उनके घरों में हम अवेलेबल कराते हैं। तो इससे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। क्योंकि जैसे आप और जो साबुन प्रयोग करते हैं, चाहे वो कोई भी हो गया, जिसमें सोडियम लोरेल सल्फेट एक जहर मिला होता है, जो मतलब झाग बनाता है। और उस झाग से क्या होता है, ये अपने आप को एक थोड़ा सा फीलिंग आती है कि भाई हाँ ये सही है, अच्छा खुशबू आ गई, झाग आ गया और मेरा मल दूर हो गया, शरीर का जो भी टॉक्सिन है वो निकल गया। लेकिन वो उल्टा असर कर सकता है।
किसी किसी को तो इस चीज़ से ही कैंसर तक भी रोग होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि वो क्या करता है कि हमारे रोम छिद्रों के माध्यम से हमारे अंदर तक घुस जाता है, और हम कोलगेट वगैरह करते हैं वहाँ भी झाग बनता है, तो वो अपनी लार ग्रंथियों से पूरे शरीर में चला जाता है। और वो नित्य, यानी कि एक दिन का काम नहीं है, वो जब हम बचपन से कर रहे हैं तो वो नित्य अगर जाता है शरीर में तो वो कुछ न कुछ विकार पैदा करता ही है। तो आज हम सिर्फ बात करते हैं गोबर स्नान के बारे में, क्योंकि यह आयुर्वेद में वर्णित है और इसके बारे में व्याख्याएं की गई है। तो गाय के गोबर के बारे में बताया गया है। इस रस को पुराने समय में मुझे याद है, ऐसी जो दादियाँ हैं, मैंने उनसे पूछा भी है कि पुराने समय में जब सीजेरियन नहीं होते थे, जब ऑपरेशन से बच्चे नहीं होते थे, तो यदि किसी को डिफ़िकल्टी आ जाती थी तो क्या करती थी माताएं कि गोबर का रस निकाल के 1-2 चम्मच, और वो उसको गर्भावस्था के यानी कि आखिरी महीने में कुछ देती थी, वो डेली उसको कुछ डोज के माध्यम से उसको देती थी। इससे क्या होता है कि गर्भाशय अपने स्थान से थोड़ा सा फैल जाता था और उसकी वजह से बच्चा आसानी से बाहर निकल जाता था और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आजकल ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। गाय के सूखे हुए गोबर में आप गाय का घी डालकर उसको जलाते हैं, या फिर हवन सामग्री, या फिर कोई बलदा धुनी जो मैंने पहले तैयार करी थी, और बलदा धुनी को जब आप उसमें जले हुए कंडे पर रखते हैं गाय के घी के साथ, तो आप देखोगे कि पूरे घर में बहुत ही खुशनुमा माहौल हो जाता है, एक हवन सा हो जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा उस घर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो पूरे 24 घंटे के लिए वो घर महकता है। इस प्रकार गाय के गोबर में जो भी रस होता है उसमें ऑक्सीजन और B12 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो यह हमारे त्वचा के माध्यम से, या फिर इसको सुखाकर इसका चूर्ण बनाकर जलाकर उसके माध्यम से भी हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियों को ठीक करने का माददा रखती है। तो आज हम बात करते हैं गाय के गोबर स्नान के बारे में। अगर हम गाय के गोबर से स्नान करते हैं तो यह हमारे त्वचा के जो रोग हैं, जितने भी रोग हैं, त्वचा के रोगों को ठीक करने में बहुत मदद करता है। एलर्जी हो गई, किसी को सोराइसिस होता है तो सोराइसिस में भी जो लेप तैयार करते हैं उसमें भी गाय के गोबर का रस मिलाते हैं, या फिर गाय का गोबर भी डायरेक्ट मिलाते हैं। हम मड बाथ बनाते हैं तो उसमें भी गाय का गोबर मिक्स करते हैं, गौमूत्र भी मिक्स करते हैं। तो वो चर्म रोगों को ठीक करने का बहुत ही अच्छा एक टॉनिक है। तो क्या करना चाहिए? मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रोज़ रोज़ स्नान करो, लेकिन आप हफ्ते में 1 या 2 बार स्नान कर सकते हैं। मैं खुद करता हूँ पिछले 3-4 साल से। और जब हम स्नान करते हैं तो हमें जो गाय का गोबर है वो गौ माता स्वस्थ होनी चाहिए। आप चित्र में देख सकते हैं कि ऐसा गोबर जो बंधा हुआ होता है, तो ये गोबर सबसे उत्तम होता है। जो बिल्कुल पतला और बिल्कुल ख़राब सा होता है वो गोबर आपको यूज़ नहीं करना है। जो कठोर गोबर है वो आपको यूज़ करना है, और इस गोबर को आप थोड़ा सा लेकर और अपने अंगों पर लगाना है, हाथ पैर नीचे, आँखों को बचाते हुए चेहरे पर भी लगाना है, और इसको मर्दन करना है। इसका औषधीय गुण लेने के लिए आपको इसको टाइट से अपने शरीर पर रगड़ना है, और रगड़ के 5-7 मिनट आपको छोड़ना है शरीर को। तब तक आप और कोई काम कर सकते हैं, ताकि इसके जो औषधीय गुण है वो आपको इसमें मिल जाएंगे शरीर में। और उसके बाद आपको स्नान कर लेना है। जब आप स्नान करते हो तो उसके बाद आप देखना कि आपकी त्वचा कितनी खिली हुई और कोमल होती है। जो आपकी त्वचा तरह तरह के साबुन लगा के और रुक्ष हो जाती है, खुश्की आ जाती है, उसकी बजाय इसमें शरीर में चिकनाई आती है, चिकनापन रहता है और मुलायम हो जाती है त्वचा। तो ये आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हो। इसमें कोई भी हानि का कोई गुंजाइश नहीं है। मैं पिछले 2-3 साल से ये लगातार कर रहा हूँ और मैं अपने बच्चों को भी साथ करवाता हूँ। तो आज ये गोबर स्नान के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कोई ऐसी क्वेरी लेकर आएंगे जिसके बारे में मेरी जो भी वीडियो है वो एक नॉर्मल वे पे चल रही है। इसके आगे जो आने वाली वीडियो आएंगी वो चिकित्सा पे, मतलब कि आप घर पे ही अपनी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं जो नॉर्मल जो वीडियो है, जो एक बेस तैयार कर रहा हूँ, वो मैं छोटी छोटी चीज़ों से तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों को क्या है कि
ढंग से नहाना भी नहीं आता, वो नहाते उल्टा सीधा है। आप कहोगे कि भाई नहाने में कौन सी वो बड़ी बात है, लेकिन मैं नहाने पर भी वीडियो बनाऊंगा, खाने पर भी वीडियो बनाऊंगा, सोने पर भी वीडियो बनाऊंगा, और किस प्रकार से अपनी दिनचर्या है उस पर भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी शरीर को ठीक करने से पहले हमें अपनी दिनचर्या को सुधारेंगे, तभी हम स्वस्थ हो पाएंगे। और फिर मैं आगे योग पे विभिन्न आसन है, योग को कैसे अपने जीवन में समाहित किया जाए, इस पर भी आगे वीडियो बनाऊंगा। तो आप बने रहिए बीकेएन नेचुरोपैथी सेंटर से, और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।